What's up everyone, welcome back with the channel. This is me Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. As you know हम अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं यार, और आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। और अकाउंटिंग टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ताकि हम बिजनेस को अंडरस्टैंड कर सकें, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकें अकाउंटिंग की। तो आज हम इसको वाइंड अप कर देंगे, एज माई फीलिंग इज़ नॉट वेल, बट फिर भी आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और आज हम इसको वाइंड अप कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ की तरफ चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। जो फर्स्ट टर्म आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो है हमारे पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है? आपका स्टॉक होता है जो आपके पास अवेलेबल होता है। आप गुड्स आपके पास है, मर्चेंडाइज हैं आपके पास, किसी भी तरह का आपके पास स्टॉक पड़ा है, वो आपकी इन्वेंट्री कहलाता है। जो आपके पास अनसोल्ड पड़ा है, आपके स्टॉक के अंदर पड़ा है और रेडी टू सेल फॉर द मार्केट पड़ा है, आप उसको सेल कर सकते हो, उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। और इन्वेंट्री ना आगे फर्दर हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं। एक रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है, फिनिश गुड्स होती हैं और एमआरओ होता है। ये डिफरेंट है, इसकी 4 टाइप्स हैं। कुछ 3 भी काउंट की जाती हैं, बट सम टाइम हम इसको 4 टाइप्स का नाम देते हैं, विच इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपके पास जो बेसिक फॉर्म ऑफ मटेरियल पड़ा होता है उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, जो आपके पास जिससे प्रोडक्ट्स आप बनाते हो फर्दर। कुछ लोग जो है वो सिर्फ इन्वेंट्री को कंसिडर करते हैं फिनिश गुड्स कि जो आपके पास बनी बनाई चीज़, जैसे ये मार्कर अगर बना हुआ, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होने वाली। जैसे अब अगर इसको बनाना पड़े तो इसका सिक्का होगा, निब इसकी पॉइंटर होगा, इसमें इंक होगी, या जो भी डिजिटल इसमें चीज़ें यूज़ हुई हैं वो सारी की सारी होंगी। तो अकॉर्डिंग टू इन्वेंट्री हमारे पास जो मटेरियल अवेलेबल होता है फॉर सेल फॉर मार्केट के लिए, उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। स्टॉक में जो पड़ा है उसमें हमारे पास एक टाइप होती है रॉ मटेरियल की बेटा, और एक होता है हमारे पास वर्क इन प्रोसेस, जिस पे ऑलरेडी वर्क हो रहा हो, जिसमें से आधी चीज़ बन चुकी हो और आधी पे काम हुआ हो और बाकी पे काम होने वाला हो, वो वर्क इन प्रोसेस आपके पास होता है। फिर आपके पास बेटा फिनिश गुड्स होती है, चीज़ आपके पास बन गई है, प्रोडक्ट आपके पास फाइनल शेप के अंदर रेडी हो के पड़ी है मार्केट के लिए, आप उसको सेल कर सकते हो, वो होती है। और एक होता है एमआरओ, इसको कहते हैं हम मेंटेनेंस। एक मेंटेनेंस आएगा बेटा, और आर रिपेयर को नोट कर रहा है, रिपेयर और ओवरहॉल। ओवरहॉल ये आपके पास 3 तरह, ये वो चीज़ें हैं मेंटेनेंस हो रही है, किसी प्रोडक्ट की मेंटेनेंस के लिए पड़ी है, कुछ रिपेयर के लिए पड़ी है, अभी उसकी कोई चीज़ खराब हो गई है, वो प्रोडक्ट खराब हो चुकी है, उसको रिपेयर करने के लिए। और ओवरऑल आपके पास क्या होता है कि कोई एक मशीनरी है या कोई भी एक चीज़ है जिसका एक पार्ट खराब है, उसका पार्ट रेडी होने के लिए, वो भी आपकी इन्वेंट्री के अंदर काउंट होती है। तो 4 टाइप्स हैं आपकी इन्वेंट्री की। और उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री एंड स्टॉक। बेटा कुछ लोग स्टॉक को इन्वेंट्री कह देते हैं, इन्वेंट्री को स्टॉक कह देते हैं, थोड़ा सा इसका अंडरस्टैंड कर ले डिफरेंस। स्टॉक वो चीज़ है जो फिनिश गुड है आपके पास, जो आपके पास बनी बनाई चीज़ पड़ी है। फॉर एग्जांपल आप एक मार्केट में जाते हो, आपके पास न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर आप सेल कर रहे हो और बाईसाइकिल पे सेल कर रहे हो, तो बाईसाइकिल आपका क्या हुआ? एसेट हुआ। जो आपकी मर्चेंडाइज होगी, स्टॉक होगा, वो आपके न्यूज़पेपर्स होंगे, ठीक है, वो आपका रेडी स्टॉक पड़ा हुआ है। इन्वेंट्री के अंदर आपके पास रॉ मटेरियल भी आता है, फिनिश गुड्स भी आती हैं, एमआरओ भी आता है, और आपके पास वर्क इन प्रोसेस भी आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक इज द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। स्टॉक जो है वो इन्वेंट्री का एक पार्ट है, क्योंकि उसमें फिनिश गुड्स आती हैं सिर्फ, और इन्वेंट्री जो है वो ऑल टाइप्स उसके अंदर कवर होती हैं। तो ये डिफरेंस है बेसिकली स्टॉक का और इन्वेंट्री का। तो इन्वेंट्री आपको समझ आ गई होगी कि इन्वेंट्री हमारे पास क्या होती है, गुड्स होती है, मर्चेंडाइज होती है, ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल होता है। उसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कोई भी किसी भी तरह का जब सेलर जो है वो बायर को कोई डिस्काउंट ऑफर करता है, कोई रिबेट ऑफर करता है, कोई अलाउंस ऑफर करता है, कुछ छूट देता है उसकी प्रोडक्ट के अंदर, 100 रुपए की चीज है, 100 रुपीज की है, और वो आपको 95 रुपीज की दे देता है, तो दैट मीन उसने आपको डिस्काउंट दिया है उसमें। तो उस डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं? वो जो आपका डिस्काउंट जो आपको कम किए पैसे, उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट 2 तरह के बेटा होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ये वो डिस्काउंट होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंटर नहीं किया जाता, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफर किया जाता है। एग्जाम्पल समझ लो कि आपको 5% का डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया गया है, 100 रुपए की चीज़ है और 5%, तो ये कितने की बिक जाएगी आपकी? 95 रुपीज़ की ये आपकी चीज़ बिकेगी। ये आपने 5% उसको कह दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया। कोई बायर आया आपके पास, आपने उसको कहा चलो ठीक है यार खरीदो,
मैं आपको देता हूं, जितने भी बायर्स आपके पास आएंगे ये सब पे अप्लाई होगा। ये किसके लिए होता है? फॉर ऑल होता है। फॉर ऑल के लिए हम ट्रेड डिस्काउंट यूज करते हैं कि सबको ही हम छूट दे रहे हैं। जितने भी लोग आपके पास खरीदने आएंगे आप सबको 5% लेस करके 95 रुपए की चीज देते जा रहे हो। अब बेटा समझो कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट वो होता है जब आप एट द टाइम ऑफ पेमेंट करते हो। देखो जब भी कोई चीज खरीदने आएगा तो वो माइट भी पॉसिबल कि वो आपसे उधार में खरीदे, माइट भी पॉसिबल वो कैश पे खरीदे। तो अगर तो वो कैश पे खरीदेगा तो ठीक है, अगर वो उधार पे खरीदता है तो दैट मीन आपका क्या होगा, आपके माइंड में एक चीज चल रही होगी कि यार यही वाला जो मेरा पैसा है अगर इसने मुझे वापस ना किया तो ये मेरा बैड डेट बन जाएगा। तो क्यों ना मैं इसको कुछ ना कुछ कैश डिस्काउंट ऑफर करूं कि अगर अभी पेमेंट करते हो तो मैं तुम्हें और 2% इसमें से जो है वो कम कर दूंगा, या मैं तुम्हें ये 95 की चीज जो है ये 90 रुपीज में दे दूंगा अगर तुम मुझे अभी के अभी पे करते हो। तो ये तुम्हें 90 में मिलेगी, 95 की चीज अगर अभी पे करते हो, ठीक है, विच इज कैश डिस्काउंट। ये आपका क्या होगा? कैश डिस्काउंट हो जाएगा। और ये इसको इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हो कि एक स्पेसिफिक डेट दे देते हो कि अगर विद इन 10 डेज तुम पेमेंट कर देते हो तो तुम्हें ये मिलेगा। क्यों करते हो आप? इसलिए करते हो कि एज सुन एज पॉसिबल पेमेंट ले लो, उससे आपका कोई ना कोई नुकसान ना हो, बैड डेट ना बन जाए वो आपका। तो उस सूरत में जो भी आप ऑफर करोगे उसको ऑफर करोगे जो आपको उधार पे चीज आपसे लेके जाता है। कैश डिस्काउंट उसको ही ऑफर करोगे ना जो उधार पे लेके जाता है और एज सुन एज पॉसिबल वो पे करे। जो कैश पे करता है उसके लिए सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट, उसको तो हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे। तो आई एम वेरी होपफुल कि आपको डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया। इसको आगे जाके हमने जब एंट्रीज करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट को एक बात याद रखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम एंटर नहीं करते, कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम एंटर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अंडरस्टैंड कर लो। फिर है हमारे पास टर्नओवर। टर्नओवर क्या होगा? देखो ये आपके पास जितने भी गुड्स हैं, जितनी भी मर्चेंडाइज हैं, जितनी भी परचेज आपके पास चीजें पड़ी हैं, उसको आप कितनी जल्दी अपने स्टॉक में से लोगों को सेल कर देते हो, कितनी जल्दी आप अपना टर्नओवर बढ़ा रहे हो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, ओवर अ स्पेसिफिक या ओवर अ सेट टाइम पीरियड के अंदर आपकी टोटल सेल जो होती है उसको आप टर्नओवर बोलते हो कि जी एक सेट टाइम पीरियड में, ओवर अ पीरियड सेट पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो टोटल सेल थी वो आपका टर्नओवर रहा। तो टर्नओवर का क्या मतलब हुआ कि आपने अपनी एक साल में, या फॉर एग्जांपल ले लो फॉर 1 ईयर में आपकी टोटल सेल्स कितनी है, टोटल सेल्स आपकी जो है वो आपका टर्नओवर होगा, कितने पैसे, कितना प्रॉफिट। वो प्रॉफिट और वो इनकम को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो चीजें आप जितनी जल्दी अपने स्टॉक में से निकाल देते हो वो आपका टर्नओवर हो जाता है कि एक साल की सेल इतनी रही, टोटल सेल इतनी रही, इतना टर्नओवर रहा। जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। समझ लगी? फिर आपके पास होती है एंट्री। बेटा इससे पहले हमने ट्रांजैक्शन पढ़ा था। ट्रांजैक्शन क्या होती है कि दो डीलिंग होती है और एक ट्रांजैक्शन हैपन हुई कि दो लोग आपस में डील कर रहे हैं जी, कैश बाय किया, प्रोडक्ट बाय की, कैश चला गया आपसे, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि परचेज गुड्स फॉर कैश 2000 रुपीज, 2000 रुपीज की कैश, ये एक ट्रांजैक्शन है आपके पास, जो एक ट्रांजैक्शन है मनी टर्म्स के अंदर, ठीक है। अब वो उस ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड करना है। जब आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हो, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एंट्री। बेटा जब आप इसके डेबिट और क्रेडिट करके रिकॉर्ड कर ले, जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूं कि कैश सेल्स परचेज गुड्स फॉर 2000 रुपीज, ठीक है, 2000 रुपीज की आपने कैश की वजह जो है वो गुड्स परचेज कर लिया, तो उसकी अब मैंने एंट्री रिकॉर्ड करनी। जैसे कि मैं क्या करूंगा, परचेजेस को मैं डेबिट कर दूंगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और कैश मेरा क्रेडिट हो जाएगा 2000 रुपीज से, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश मेरा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एंट्री की है, ये मैंने अब रिकॉर्डिंग कर ली, एंट्री को मैंने अब रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। मैंने एंट्री कर दिया, उसका इफेक्ट शो करवा दिया बोथ साइड्स पे, डेबिट और क्रेडिट में, ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा नरेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अभी डिस्कस किया कि एक एंट्री हुई परचेजेस गुड्स फॉर 2000 रुपीज। अब आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है, एंट्री रिकॉर्ड होगी इसकी। अब मुझे नहीं पता क्या है, किसी लेमैन को तो नहीं पता चलेगा, तो मैं यहां पे इसकी डिस्क्रिप्शन दूंगा, पर्टिकुलर दूंगा। यहां पे मैं लिखूंगा परचेज्ड गुड्स 2000 रुपीज,
ये मैं यहाँ पे उसकी नारेशन दूंगा। इसको बेटा बोलते हैं नरेशन। डिस्क्रिप्शन को, पर्टिकुलर्स को जो आप नीचे लिखते हो, स्पेसिफिक स्टेटमेंट को, उसको आप नारेशन बोलते हो, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये आपने एग्जाम में लिख कर आनी है, इसको छोड़ना नहीं है, इसके मार्क्स होते हैं बाकायदा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है इन्वेस्टमेंट। चलो जी बताओ इन्वेस्टमेंट क्या होती है। आउटसाइड एक होता है ना कैपिटल जो आपका ऑनर लेकर आता है, और एक होती है इन्वेस्टमेंट जो आउटसाइड द पार्टनर्स, आउटसाइड द जनरल पब्लिक जो इन्वेस्ट कर रही होती है थ्रू शेयर्स। कैसे वो इन्वेस्ट करती है? शेयर्स आप बेचते हो, डिबेंचर्स के थ्रू करती है, शेयर्स डिबेंचर्स के थ्रू करती है, ठीक है। सिक्योरिटीज के थ्रू करती है, सिक्योरिटीज के थ्रू करती है। ये सारी चीजें जो है वो, जो इन सारी चीजों से जो आपके पास पैसा आ रहा होगा बिजनेस के अंदर, इन्वेस्टमेंट ये आ रहा होगा, जो स्टॉक ट्रेडेड कंपनीज होती हैं, फर्दर आगे कॉर्पोरेशन को डिस्कस करेंगे, उनके लिए उस चीज को वो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जो आउटसाइड द बिजनेस आपके पास पैसा आ रहा होगा उसको आप क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट बोलेंगे बेटा। क्लियर हो गया। फिर आपके पास होता है बेटा एक ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपने बैलेंस करना है हर अकाउंट का। जब जैसे हमने बात की कैश अकाउंट है, परचेजेस है, सेल्स है, जब हम क्लासिफाई करते हैं ना, तो हर एक अकाउंट का एक बैलेंस होता है। जो उसके बैलेंसेस को जब हम डेबिट और क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं और उसको इक्वल कर देते हैं एक्यूरेसी चेक करने के लिए, टेस्टिमेंट ऑफ द स्टेटमेंट के लिए, कि जो चीज़ हमने की है, जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, हमने रिकॉर्ड किए हैं, वो एज इट इज हुई हैं या नहीं हुई है। तो बेटा ट्रायल बैलेंस ये टी शेप होता है, इसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं, टी शेप को। इस साइड पे आप एसेट्स को रिकॉर्ड कर लेते हो। फॉर एग्जांपल जो भी बैलेंसेस होते हैं, आपके पास कैश है, फिर उसके बाद आपके पास अकाउंट रिसीवेबल है, जो भी अमाउंट होगी उसको आप रिकॉर्ड कर लोगे। फिर इसी साइड पे आप जो है वो अपनी अकाउंट पेएबल, ठीक है, उसके बाद कैपिटल, ऑनर, इक्विटी, इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लोगे। एंड पे आपका पास यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। तो इसको आप क्या कहते हो कि ये आपका ट्रायल बैलेंस है, टी शेप है। आपने इसको फाइंड आउट कर लिया, ट्रायल बैलेंस आपका बन गया कि आपके बैलेंसेस इक्वल है, ठीक है, आपकी स्टेटमेंट जो है वो इक्वल है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इंसॉल्वेंट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब कोई भी कंपनी, जब कोई भी अदालत, जब कोई भी कोर्ट एक ऐसे पर्सन को इंसॉल्वेंट करार दे दे कि इसके पास एबिलिटीज नहीं है अपना कर्जा चुकाने के लिए, आपने चीजें सेल की उसको, तो वो 2 साल, 3 साल, 4 साल वो वापस नहीं कर पाता। ऐसा पर्सन जो अपना कर्जा, जो डेट है, उसको वापस ना कर पाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। अदालत उसको कहती है भाई इसके पास तो पैसा नहीं है, इसको मारना है मारो, इसको जो मर्जी करना है करो, ये अपने पैसे देने की एबिलिटी में नहीं है। उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंसी या इंसॉल्वेंट। बिजनेस जब इंसॉल्वेंट हो जाता है दैट मीन वो अपना बैलेंस या वो कर्जा वापस नहीं कर पाएगा। और सॉल्वेंसी क्या होगी? जिसमें वो अपना कर्जा, जब तक वो सॉल्वेंट है, वो अपना कर्जा वापस करने की सलाहियत रखता है, उसके अंदर एबिलिटीज अवेलेबल है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद बेटा एक सिंपल सी टर्म है बैलेंस। बैलेंसेस जो है वो आपके पास एट द एंड ऑफ बच जाते हैं। डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस आपके पास आता है हर अकाउंट का, वो आपके पास बैलेंस रह जाता है। उसको हम आगे जाके फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, अभी ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कुछ बैलेंसेस आपके पास यहाँ पे हैं, कुछ बैलेंसेस यहाँ पे हैं, और आपने उनको जो इनका जो डिफरेंस आएगा इस साइड का और इस साइड का, उसको आप बैलेंस यहाँ पे बोल दो कि जी ये बैलेंस है आपका, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन उसको बोलते हैं। फर्दर इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप ये याद रखो, डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस होता है उसको हम बैलेंस बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ये कंपनी की पोजीशन को शो करती हैं, जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या क्या बनेगी? इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ये 2 तरह की स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं। ये क्या शो करवाती है? इनकम स्टेटमेंट में हम क्या शो करते हैं? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हमारा शो होगा। और बैलेंस शीट के अंदर हमारा क्या शो होता है? बैलेंस शीट के अंदर हमारे एसेट्स शो होते हैं, हमारे पास कितने एसेट्स अवेलेबल हैं, लायबिलिटीज कितनी है, ठीक है। ये चीज़ हम जो है वो चेक कर सकते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन कन्वे करती है बिजनेस की पोजीशन को, कि बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, और इन फ्यूचर बिजनेस जो है वो कितना प्रॉफिट कमाएगा, या इसमें इन्वेस्टमेंट की कितनी एबिलिटीज हैं, कितने लोग इसमें इन्वेस्टर जो है अट्रैक्ट कर सकता है, और इन्वेस्टर इस पे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये आपको बताता है। ये बेसिक कुछ टर्म्स जो रिमेनिंग थी जिसको आज हमने डिस्कस किया है। आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आपको ये टर्म्स अंडरस्टैंड होगी, समझ आ गया होगा बेटा। कोई और चीज़ें अगर इसमें रह गई हैं तो उसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे।
और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जो टर्म्स इसमें रहती हैं जो कवर नहीं हुई हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर कर लेंगे। एंड सारी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो कवर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहें ताकि वो भी इससे कुछ ना कुछ लर्न कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।